आज याद किए लेते हैं उन सैकड़ों बेगुनाहों को। मैं बात कर रहा हूं 26/11 के नाम से शोहरत पाने वाले उन मुंबई हमलों की। बाद में अगरचे ये साबित हुआ कि लश्कर तैयबा नामी ये जिहादी ग्रुप, ये टेररिस्ट बैंड आउटफिट जो पाकिस्तान में गाहे बगाहे कभी बंद हुई कभी खुली, इसका सताया हुआ, इसका वरगलाया हुआ, इसका गुमराह किया हुआ ये कारिंदा था अजमल कसाब, जो जन्नत के हुसूल की लालच में ये जाहिल आदमी, और जा करके इसने अपना मुंह खुद तो काला किया ही किया, इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को दुनिया भर के सामने जलील और रुसवा करके रख दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं शार फैसल पे ट्रैवल कर रहा था और शार फैसल पे मैंने लश्कर तैयबा का एक बाकायदा कैंप लगा हुआ देखा, जहां आवाम से अतियात की अपील की गई थी और उसमें लिखा था कि अगर आप 60 रुपए देंगे तो उससे टीटी की गोली आएगी, अगर आप 100 रुपए देंगे तो उससे AK-47 की गोलियां कश्मीर में चलाई जाएंगी। और बखुदा मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके कह रहा हूं कि मैं ये सोचकर दंग था कि स्टेट की हुर्मत के साथ इतनी सफाकाना तौर पर सरेआम फुटबॉल खेली जा रही है और पाकिस्तानी रियासत लिहाफुड़स हो रही है। मैं इस वक्त जहां बैठ करके ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन करेंगे कि यहां से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं, मगर जहां मेरी नानी मोहतरमा की कब्र है, मेरी नानी मोहतरमा की कब्र के पायदान के थोड़े फासले पर एक मस्जिद आज भी मौजूद है इन्हीं लोगों की, जो नाम बदल करके ऑपरेट कर रहे हैं। ये बाकायदा खालें भी जमा करते हैं, ये बाकायदा फलाही सरगर्मियां भी करते हैं, और इन फलाही सरगर्मियों की आड़ में न जाने और क्या क्या कुछ होता है। और जब मुझ जैसा एक लेमैन, अगर आप उसको कहें, जब मुझ जैसा एक नोबडी इस बात को जानता है, बयान कर रहा है, तो मैं मान नहीं सकता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी रियासत को इन छोटी छोटी मसाजिद का, इन बड़े बड़े जो है वो अड्डों का पता ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, ज़्यादातर दोस्त इस एंकर को जानते होंगे और इसी वीडियो के बाद में कुछ दिन बाद, मतलब मान के चलो 3 या 4 दिन बाद ही इस एंकर को बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पीटा गया था। और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, खासकर उन दोस्तों के लिए जो लोग आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी, उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि ये इस वीडियो में क्लियर इसने ये बता ही दिया इंट्रो में, तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो चल रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है और किस तरीके से इनके लिए फंडिंग इकट्ठी की जाती है पाकिस्तान के अंदर। बाकी अब ये आगे बताएंगे कि इसने टेररिस्ट हाफिज सईद का इंटरव्यू भी किया था, उसके बाद में इसके साथ में क्या क्या हुआ वो आगे देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे अच्छी तरह याद है, मुंबई हमलों के बाद मैं एक प्रोग्राम कर रहा था एंटी इंडिया, उसका नाम था अमन बराबरी के साथ। उसकी 200 एपिसोड्स मैंने उसको लिखा भी, उसको प्रोड्यूस भी किया, उसकी वॉइस ओवर भी मैं ही किया करता था और उसका एंकर भी मैं ही था। उसमें बेसिकली इंडिया बैशिंग हमारा एजेंडा था। आज टीवी पर मैं ये प्रोग्राम किया करता था और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ISI को खुश करना था। आसिफ जुबैरी जो आज टीवी के मालिक थे, अब वो हैं या नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, आसिफ जुबैरी और शाहाब जुबैरी के कमरे में, यानी मालकान ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और CEO के कमरे में बैठ करके जब मुझे इस बारे में ब्रीफिंग दी गई कि मुझे एक इंडिया बैशिंग का एक प्रोग्राम करना है अमन बराबरी के साथ नामी, तो जो पहला जुमला मेरे मुंह से निकला वो ये था कि सर मैं तो पैदा ही इस काम के लिए हुआ हूँ। और उसके बाद मुझे आसिफ जुबैरी ने बताया कि भाई जाहिर है कि हम बड़े साहब लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, इस काम को आप कीजिए। उस एक प्रोग्राम में गुजरात, मोदी, हिंदुत्व, इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करने का एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड रखने के बावजूद भी मैं दंग रह गया उस एक दिन कि जिस दिन लश्कर तैयबा के 3 अफराद सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ते हुए बाकायदा 4थे फ्लोर पे आ करके और मेरे सामने बैठ करके और मेरे साथ वो एक फाइल लेकर के आए थे जिसमें वो इंडिया की उस दावे की तरदीद फरमा रहे थे कि लश्कर तैयबा या हाफिज सईद का इस एक फेल से, इस एक अमल से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं। आई वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये यहाँ मेरे सामने आ गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ आए कैसे हैं?
तो उन्होंने मुझे बानीखेज़ अंदाज में देख करके कहा कि सर हम कहीं भी जा सकते हैं। एक और याददाश्त इस एक हवाले से जो मेरे जहन में मौजूद है, मैंने अपने एक प्रोग्राम जिसने बहुत शोहरत पाई थी उन दिनों, हॉट सीट, उसके लिए लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज़ मोहम्मद सईद का इंटरव्यू किया। कराची में नीपा चौरंगी के पास एक मदरसे में, एक मदरसा प्लस मस्जिद में हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, पुरस्कार हुलियों वाले बहुत सारे अफराद हमसे टकराए। जो शख्स मुझे वहाँ लेकर के गया था वो मुझे पहले ब्रीफ कर चुका था कि हमने किसी ऐसी चीज़ पर जो हमें अब नॉर्मल लगती है रिएक्ट नहीं करना। तो जाहिर है कि हम अपने एजेंडे से बिल्कुल ऐसे चिपके हुए थे जैसे मोमिन सिराते मुस्तकीम से चिपकता है। और उसके बाद जब सेट लग गया और कमरे का दरवाज़ा खुला, इसे कमरे में जिसमें इस वक्त मैं बैठ करके ये शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, इससे भी आधा कमरा था वो, जिसमें 3 खौफनाक बंदूकों वाले, लंबे लंबे देव हैकल हुलियों वाले, लंबी लंबी बिना तराश खराश की दाढ़ियों वाले, जिहादी हुलियों वाले 3 गनमैन्स की मौजूदगी में हाफिज मोहम्मद सईद दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। आकर के बैठे और दुआ सलाम के बाद उन्होंने अपने सामने खड़े हुए शख्स से कुछ इशारा किया। उन साहब ने हाफिज सईद को कहा कि हाँ हाँ भाईजान आप परेशान मत होइए, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर के। उसके बाद मैंने इंटरव्यू का आगाज़ किया। मेरा पहला सवाल सुन करके हाफिज मोहम्मद सईद के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा, एक नज़र कैमरे पे देखा और एक नज़र अपने भाई की तरफ, और उसके बाद उनके भाई कैमरे के सामने आए और उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ करके और उन्होंने कट करवा दिया। मेरा पहला सवाल था हाफिज़ मोहम्मद सईद को मैं क्या समझूं, एक मजहबी शख्सियत, एक मुदर्रिस, या फिर एक जय्यद, दहशतगर्द या टेररिस्ट। मेरे सवाल के पूछने पर ऐसा लगा कि जैसे कोहराम आ गया हो उस छोटे से कमरे में। और उसके बाद काफ़ी देर तक बहस मुबाहिसे के बाद हाफिज़ मोहम्मद सईद के भाई साहब वो तिल मिलाते रहे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको क्या सवालात करने हैं, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद मैं अकड़ गया। मैंने कहा भाईजान मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चनियर शेयर नहीं करूँगा। खैर बहरहाल हाफिज़ मोहम्मद सईद ने इंटरवीन किया। उन्होंने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए मुझे इंटरव्यू जारी रखने की इजाज़त दी। ये इंटरव्यू तकरीबन 45 मिनट का रिकॉर्ड हुआ और इस इंटरव्यू को मैं अपने करियर का बेस्ट इंटरव्यू आज भी मानता हूँ। लेकिन शूमिय किस्मत देखिए कि मेरे ऑफिस पहुँचने से पहले हाफिज़ मोहम्मद सईद और वो कनेक्शन जो हाफिज़ मोहम्मद सईद और लश्कर तैयबा का पैटर्नाइज़र था, हमारे ऑफिस के मरकज़ी दरवाजे पर हमें रोक करके हमारे टेप्स तमाम ले ली गई। मुझे बाकायदा मालकान के कमरे में तलब कर लिया गया। मुझसे पूरी वारदात का नक्शा अजबर करवाया गया। बार बार पूछा गया कि क्या क्या कुछ हुआ था और उसके बाद मुझसे कहा गया कि अब आप जाएं। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की हकीकत। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचानी है जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान टेस्ट ट्रॉफी खेलने जाएगी। और जो लोग बोलते हैं कि भाई क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो आज भी खुले घूम रहे हैं और किस तरीके से फंडिंग इकट्ठा करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपने इंडियंस ही बोलते हैं कि सभी पाकिस्तानी एक जैसे नहीं हैं। तो उनके लिए ये है कि भाई फंडिंग अगर जो वो इकट्ठे कर रहे हैं तो आम लोगों से ही इकट्ठी कर रहे हैं। पब्लिक में रैलियाँ करते हैं ये जिहादी ग्रुप्स जाके पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से फंडिंग लेते हैं। तो पब्लिक में जाके करेंगे तो आम लोग ही उनको फंडिंग कर रहे हैं ना, कश्मीर के नाम पे। और आज जो मतलब इसने बताया था कि आजकल फिर भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं, मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है जिहादियों को। ये खुद पाकिस्तानी एंकर इस बारे में बात कर रहा है। इसी वीडियो के 3 या 4 दिन बाद इस एंकर को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया था। उसके बाद इसकी वीडियो सामने आई थी पिटाई वाली, और उसके बाद शायद इसने मतलब खुल के इतना मुंह नहीं खोला है, या फिर उसके बाद मतलब एक आध ही वीडियो इसने अपने चैनल पे डाली है, वो यानी कब की रिकॉर्ड है ये पता नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।